वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। रसायन राहुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 7 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 7 स्टार्ट करने से पहले आप में से जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 7। देखिए बच्चों, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया उसका ड्रॉबैक क्या क्या है, उसको हम समझेंगे। और क्योंकि रदरफोर्ड के मॉडल में जो ड्रॉबैक्स थे उसकी वजह से नए मॉडल की जरूरत पड़ी, तो ये नया मॉडल जो है बोहर ने दिया था। तो बोहर ने हाइड्रोजन एटम के लिए मॉडल दिया था, उसको हम पढ़ेंगे। और उसने जो लाइन स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन दिया हाइड्रोजन के लिए, उसको हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो देखिए बच्चों, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो एटम जो है वो हेवीली चार्ज पॉजिटिव मास होता है ना। एटम के सेंटर के अंदर क्या था? न्यूक्लियस था। इस न्यूक्लियस का चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। रदरफोर्ड मॉडल ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से सब बताया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। अब इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, है ना। ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। तो इन सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स। ये ऑर्बिट्स है। अब देखिए, इस मॉडल की तुलना हम किससे कर सकते हैं? इस मॉडल की तुलना हम सोलार सिस्टम से कर सकते हैं। किससे? सोलार सिस्टम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सोलार सिस्टम से? देखिए बच्चों कि एक्चुअल में सोलर सिस्टम में क्या होता है कि ये आपका सन है, और सन के चारों ओर एक्चुअल में क्या होते हैं? प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं। ये सारी ही प्लेनेट है ना। ये प्लेनेट जो एक सर्कुलर पाथ में डिफरेंट डिफरेंट प्लेनेट जो है वो रिवॉल्व करते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन और ये आपका न्यूक्लियस, इनके बीच में जो फोर्स है वो कैसा होता है बच्चों? वो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या उसको कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं, है ना, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है। तो इसकी वैल्यू कैसे लिखते हैं हम? फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। अब हमने तुलना करी है इसकी आपके सोलर सिस्टम से। सोलर सिस्टम में ये आपने बनाया था सन, और सन के चारों ओर प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं, है ना। अब दो प्लेनेट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कैसे लिखते हैं? G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। सेम टाइप का एक्सप्रेशन आ रहा है। यहाँ के क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। Q1 Q2 क्या है? चार्ज है। और आर जो है वो एक्चुअल में क्या होता है? इन चार्ज के बीच का सेपरेशन होता है ना। और ये जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और m1 और m2 क्या है? मास है प्लेनेट का, है ना, प्लेनेट का मास और सन का मास। और r क्या है? इनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे कुछ डिफरेंस होता है ना, यहाँ पे कुछ डिफरेंस है सोलर सिस्टम से और आपका न्यूक्लियस के मॉडल से। कुछ डिफरेंस क्या है कि देखिए, सोलर सिस्टम जो है सॉरी, यहाँ पे जो आपका ये एटम का मॉडल है, एटॉमिक मॉडल जो है, उसमें आपका इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो बहुत ही कम है। तो एक्सट्रीमली स्मॉल मास होता है इसका इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है ना। और इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। जबकि आपके ये प्लेनेट जो होते हैं इनका मास जो बहुत ही ज्यादा होता है, मास बहुत ज्यादा होता है, और ये न्यूट्रल होते हैं, इस पे चार्ज नहीं होता। एक तो ये डिफरेंस हो गया आपका इनके बीच का, है ना। और दूसरी बात ये है कि मैक्सवेल ने ये बताया था
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल ये बोलता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है मतलब कोई भी आपकी चार्ज स्पीशीज किसी भी अट्रैक्टिव फोर्स के अंडर यदि वो इन्फ्लुएंस में यदि वो रिवॉल्व करती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो लूज करती है। ये किसने बताया था? ये बताया था आपका मैक्स प्लांक ने बताया था। और मैक्सवेल ने बताया था कि एक्चुअल में कोई भी चार्ज बॉडी जो होती है किसी अट्रैक्टिव फोर्स के अंडर इन्फ्लुएंस में यदि ये क्या करती है, रिवॉल्व करती है, तो वो एनर्जी रिलीज करती है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये आपके सोलर सिस्टम पे तो ये चीज लागू नहीं होती है, क्योंकि सोलर सिस्टम पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी लागू नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जो आपके प्लेनेट का मास है वो न्यूट्रल है ना, ये न्यूट्रल है, मास तो है लेकिन एक्चुअल में ये न्यूट्रल है, जबकि ये चार्ज स्पीशीज पे लागू होता है ना। तो यहाँ पे रदरफोर्ड के साथ में एक प्रॉब्लम ये आ गई कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी लूज करना चाहिए इलेक्ट्रॉन, है ना। और कंटिन्यूसली एनर्जी लूज करेगा तो क्या होगा, जब एनर्जी लूज करेगा, देखिए बच्चों ये इलेक्ट्रॉन है, ये कंटिन्यूसली एनर्जी लूज करेगा और तो क्या होगा, ये एवरी टर्न में एनर्जी लूज करता जा रहा है, जिससे वो क्या होगा, न्यूक्लियस के पास आता जाएगा, एवरी टर्न में एनर्जी लूज करते हुए ये न्यूक्लियस के नजदीक आता जाएगा और फाइनली क्या होगा, ये न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा, है ना। तो जिससे क्या होगा, एटम के अंदर यदि इलेक्ट्रॉन गिर गया तो ये एटम न्यूक्लियस के अंदर यदि इलेक्ट्रॉन गिर गया तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये एटम अनस्टेबल हो जाएगा, एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो ऐसा होता नहीं है ना। तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी ये बोलती है कि कोई भी चार्ज स्पीशीज यदि किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इन्फ्लुएंस के अंदर जब रिवॉल्व करती है तो चार्ज स्पीशीज जो है कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज करती है, और जब ये एनर्जी रिलीज करेगी तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज करेगी तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, है ना। एनर्जी रिलीज करेगी तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, और वेलोसिटी कम होगी तो क्या होगा, ये एक्चुअल में न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा मतलब अट्रैक्ट करेगा, और इसकी वेलोसिटी कम होने पर ये सर्कुलर पाथ बना के फाइनली न्यूक्लियस में गिर जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो रदरफोर्ड ये चीज नहीं एक्सप्लेन कर पाया, तो इसको बोलते हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये रदरफोर्ड के मॉडल का एक ड्रॉबैक है। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा रदरफोर्ड जो है वो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में सर्टेन डेफिनेट लाइन के एग्जिस्टेंस को नहीं एक्सप्लेन कर पाया। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सर्टेन डेफिनेट लाइन की एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके अलावा देखिए आप, ये दूसरी चीज है ना, स्पेक्ट्रल की लाइन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरी चीज है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी लूज करता है तो वो एटम का स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली एनर्जी लूज कर रहा है, इमिट कर रहा है एनर्जी, और उस इमिशन एनर्जी के इमिशन की वजह से ही स्पेक्ट्रम मिलता है ना, इमिशन स्पेक्ट्रम। तो वो स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। लेकिन हमने देखा था लास्ट क्लास के अंदर कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो इस चीज को भी रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो बच्चों, इसके बाद में जो साइंटिस्ट आए जिसने इसका एक्सप्लेनेशन दिया वो थे नील बोर, है ना। तो कौन थे बच्चों, नील बोर। तो नील बोर ने जो मॉडल दिया उसको बोर एटॉमिक मॉडल बोलते हैं, है ना, बोर मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं। तो ये नील बोर कौन थे, ये एक्चुअल में एक डेनिश फिजिसिस्ट थे। क्या थे बच्चों, डेनिश फिजिसिस्ट थे। इन्होंने एक्चुअल में अपनी पीएचडी की डिग्री कहां से करी थी, कोपेनहेगन से करी है ना। और 1911 में इन्होंने अपनी पीएचडी जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन से करी। और इन्होंने एक्चुअल में जे थॉमसन के साथ भी काम किया और रदरफोर्ड के साथ में भी काम किया, और इनको नोबेल प्राइज मिला, है ना, फिजिक्स के अंदर इनको 1922 के अंदर 1922 में नोबेल प्राइज मिला। तो इन्होंने एक्चुअल में रदरफोर्ड के
जो मॉडल में ड्रॉबैक्स थे उसको ओवरकम किया और इन्होंने हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन किया। क्लियर? हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम को ठीक है एक्सप्लेन किया। तो बोर का जो मॉडल था है ना, बोर का जो एटम का जो मॉडल था वो किसके ऊपर बेस्ड था? ये था प्लैंक की क्वांटम थियरी के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, तो क्या था? प्लैंक्स क्वांटम थियरी ऑफ एटम या प्लांट क्वांटम थियरी ऑफ रेडिएशन लिखेंगे, है ना। तो इसको मैं एक्चुअल में क्यू टी आर भी लिखता हूँ बच्चों। तो ये क्यू टी आर के ऊपर बेस्ड था आपका बोर का मॉडल। तो हम बोर के मॉडल को समझते हैं कि बोर के मॉडल के क्या क्या पोस्टुलेट्स थे। तो सबसे पहले देखिए बोर एटॉमिक मॉडल, इसको लिखता हूँ बोर मॉडल ऑफ एन एटम BMA। तो इसके पोस्टुलेट्स देख लेते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो देखिए इसने सबसे पहले ये बताया, बोर ने बताया कि एक्चुअल में क्या है, एटम जो है उसमें एक न्यूक्लियस होता है ना, और वो न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है ना। और न्यूक्लियस जो है वो एटम के सेंटर में होता है, ये चीज हम जानते हैं, लेकिन ये फिर से इसने अपने मॉडल में बताई। और उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, और रिवॉल्व करते हैं तो एक्चुअल में सर्टेन सेलेक्टेड सर्कुलर पाथ में, सेलेक्टेड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। और इनकी एक्चुअल में रेडियस और एनर्जी फिक्स होती है। क्या होती है बच्चों? रेडियस और एनर्जी फिक्स होती है इन इलेक्ट्रॉन की, है ना। तो इन सर्कुलर पाथ को क्या बोला गया? ऑर्बिट्स। क्या बोला गया? ऑर्बिट्स। ये ऑर्बिट्स जो है वो डेफिनेट एनर्जी के होते हैं। मैंने बताया रेडियस और एनर्जी फिक्स होती है, मतलब ये सारी ऑर्बिट जो होते हैं उनकी एनर्जी जो होती है वो डेफिनेट एनर्जी होती है। और इन ऑर्बिट्स को हम क्या बोल सकते हैं? एनर्जी शेल्स। इसने क्या बताया? एनर्जी शेल्स होते हैं ये सब, और इनको एनर्जी सेल्स भी बोलते हैं और इसको एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये एनर्जी लेवल देखिए आप यहाँ पे, इसको ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये दूसरा एनर्जी लेवल है, ये हम तीसरा एनर्जी, ये फोर्थ एनर्जी लेवल, ये फिफ्थ एनर्जी लेवल। इस तरीके से इसको n इजिकल टू 1 लिख सकते हैं पहले एनर्जी लेवल को, दूसरे को n इजिकल टू 2 लिखेंगे, तीसरा एनर्जी लेवल n इजिकल टू 3, फोर्थ एनर्जी लेवल n इजिकल टू 4, इस तरीके से लिखेंगे। इसका एक और नाम है, इनको हम क्या करते हैं? एनर्जी शेल्स भी बोलते हैं। तो फर्स्ट शेल को K शेल बोलते हैं, दूसरे को L, तीसरे को M, फिर N, इसके बाद में O। इस तरीके से ये सारी शेल्स होते हैं, है ना। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि ये एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो चेंज नहीं होती टाइम के साथ में। ये इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो एक पर्टिकुलर शेल के अंदर या ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है, तो उसकी एनर्जी जो है वो टाइम के साथ में चेंज नहीं होती, है ना। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को लूज नहीं करता या गेन नहीं करता, है ना। एनर्जी को लूज नहीं करता या गेन नहीं करता, मतलब एक पर्टिकुलर एनर्जी सेल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट होती है। ठीक है, उसकी एनर्जी कांस्टेंट होती है। जबकि रदरफोर्ड के मॉडल में ये बात कही गई थी कि एक्चुअल में जब एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होता है या रिवॉल्विंग जो चार्ज स्पीशीज होती है वो कंटिन्यूसली एनर्जी लूज करती है, जिससे क्या होता है कि फाइनली वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा और वो अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन इसने क्या बताया कि एक पर्टिकुलर शेल के अंदर जब जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी जो है वो लूज नहीं करता, न ही एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, गेन करता है, उसकी एनर्जी रिमेन कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो पर्टिकुलर शेल में एनर्जी रिमेन कांस्टेंट होती है, इसलिए एटम जो है वो स्टेबल होता है। तो ये स्टेबिलिटी को इसने इस तरीके से एक्सप्लेन किया। तो बच्चों यहाँ पे ना देखिए कि इन एनर्जी सेल्स को, ऑर्बिट्स को, है ना, ये जो ऑर्बिट्स है या एनर्जी सेल्स है इनको स्टेशनरी स्टेट बोला गया, स्टेशनरी स्टेट, है ना। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसका एक और नाम बताया बोहर ने,
एनर्जी स्टेट, ये बोला। अब देखिए स्टेशनरी स्टेट का मीनिंग ये नहीं है कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, इसका मीनिंग ऐसा नहीं है बच्चों कि स्टेशनरी स्टेट का ऑर्बिट को स्टेशनरी स्टेट बोला, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेशनरी है, ना ना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी रिलीज नहीं कर रहे हैं टाइम के साथ में, है ना, एक पर्टिकुलर सेल में इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज नहीं करते, इसलिए उसको स्टेशनरी स्टेट इसलिए बोला गया है। अब ये तो हो गया स्टेबिलिटी का एक्सप्लेनेशन। अब हम बात करते हैं कि ये जो वही एनर्जी के लेवल जो है या शेल जो है परमिटेड होते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का होल नंबर होता है। बच्चों ये चीज आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये दूसरा पोस्टुलेट था जिसमें सेकंड पोस्टुलेट है। अब हमने स्टेबिलिटी की बात करी, इसने बताया कि जो ऑर्बिट्स जो होते हैं, ये ऑर्बिट्स जो है ये एक्चुअल में क्या होते हैं, वही ऑर्बिट परमिटेड होते हैं, यानी वही ऑर्बिट होंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर h/2 पाई का होल नंबर होगा, ठीक है, h/2 पाई का होल नंबर होगा। अब देखिए किसी भी मतलब मूविंग बॉडी जो एक्चुअल में एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव कर रही है, वो चाहे इलेक्ट्रॉन हो या फिर कोई और चीज है ना, जो जिसका m मास है और v वेलोसिटी से एक्चुअल में वो रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम हम कैसे देते हैं बच्चों, यहाँ पे मैं ये इलेक्ट्रॉन मत समझिए और यहाँ पे इसको न्यूक्लियस मत समझिए, यहाँ पे कोई और मूविंग बॉडी है, ठीक है, इन जनरल बात कर रहे हैं कि मूविंग बॉडी यदि v वेलोसिटी से m मूविंग बॉडी जो है वो एक्चुअल में क्या कर रही है, आपकी मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम बच्चों क्या होगा, उसको लिखते हैं हम mvr, ठीक है, m क्या होगा, उसका मास हो जाएगा बॉडी का, v वेलोसिटी होगी, r जो है उसकी रेडियस हो जाएगी, तो इस तरीके से हम एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं। तो अब ये एंगुलर मोमेंटम जो है, अब ये आपका इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी और ये रेडियस हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए एंगुलर मोमेंटम mvr, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, nh/2 पाई के इक्वल होगी। n जो है वो एक इंटीग्रल वैल्यू है, n इक्वल टू 1 2 3 ये वैल्यू होगी, मतलब ये है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2 पाई का होल नंबर होगा, ठीक है, ये वैल्यू कभी भी n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी, है ना। तो ये जो ऑर्बिट्स आपको जो मिल रहे हैं ये कभी भी एक्चुअल में क्या होता है, इसकी n की वैल्यू 1 2 3 होनी चाहिए, मतलब मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि वही ऑर्बिट परमिटेड होंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2 पाई का होल नंबर होगा, ठीक है बच्चों। देखो इसको दूसरे वर्ड में मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं आपको कि यहाँ पे यदि n की वैल्यू 1 रखते हैं, हम n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, h/2 पाई, n 2 रखते हैं तो क्या होगा 2h/2 पाई, ये वैल्यू हो जाएगी, इसको हम 2 से 2 कट गया, h/2 पाई लिखेंगे, n इक्वल टू 3 रखेंगे तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी 3h/2 पाई, ये हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्चुअल में इस पोस्टुलेट ने बोर के, है ना, इस पोस्टुलेट ने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया जिसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन को इसने इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ QUANTIZATION, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके बच्चों ये चीज समझ में आ गई। तो ये एक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्टुलेट की। देखिए अब मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है एक्चुअल में यदि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है, बोर ने बताया, तो वो एनर्जी रिलीज नहीं करता। तो एनर्जी रिलीज कब करेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये फिर से मुझे इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज
यदि सेम ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो वो एनर्जी रिलीज नहीं करता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ से हायर एनर्जी शेल के अंदर जंप करे तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और जब हायर एनर्जी शेल से फिर से लोअर एनर्जी शेल के अंदर जंप करे, ठीक है, तो वो एनर्जी को इमिट करता है, एनर्जी रिलीज करता है, और यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो बच्चों क्या है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी कब एब्जॉर्ब करेगा या कब रिलीज करेगा, जब वो अपना शेल चेंज करेगा, एक शेल से दूसरे शेल के अंदर जाएगा, तब वो एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है, या एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अब ये जो आपका ये इलेक्ट्रॉन मान लो इस शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, तो ये जो है ना, ये इसकी कौन सी स्टेट है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, और जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाता है, अब ये वापस अपनी शेल में आएगा तो एनर्जी रिलीज कर देगा। तो देखिए इस शेल की एनर्जी जो है उसको E2 मान लो, ये अंदर वाले ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को E1 मान लो, तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब यहाँ रिलीज करी है वो इन दोनों की डिफरेंस से आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस जो है वो आप लिखेंगे डेल्टा E, एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज, है ना। तो ये डिफरेंस हो जाएगा E2 माइनस E1, कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब यहाँ रिलीज करेगा, ठीक है, जब वो अपने एक्साइटेड स्टेट में जाएगा या फिर वापस आएगा। तो बच्चों ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब या एनर्जी जो रिलीज हो रही है ना, इसकी वैल्यू जो होती है वो दोनों ही शेल की एनर्जी की वैल्यू का डिफरेंस होती है ना, उसका डिफरेंस होती है, तो उसको डेल्टा ई से हम बताते हैं। अब देखिए ये जो एनर्जी की वैल्यू होती है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज करता है, वो एक्चुअल में एक डिस्क्रीट वैल्यू होती है, ठीक है, ये दोनों एनर्जी लेवल का डिफरेंस होती है ऑलवेज, क्लियर। तो ये दोनों एनर्जी लेवल की एनर्जी का डिफरेंस होती है, ये एक डिस्क्रीट वैल्यू होती है, इट इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ टू एनर्जी लेवल, है ना। ये क्या है बच्चों, ये एनर्जी एब्जॉर्ब एनर्जी या रिलीज एनर्जी, तो इन दो के एनर्जी लेवल का डिफरेंस होती है, तो ये एक डिस्क्रीट वैल्यू होती है। अभी मैं एक्चुअल में इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ इसको बार बार, क्योंकि यहाँ से मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ। देखिए बच्चों मैं फिर से इस चीज को समझा रहा हूँ कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में कब जाएगा। मान लीजिए ये ग्राउंड स्टेट है ना, ये ग्राउंड स्टेट है, इसकी एनर्जी जो है, इस ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जो है वो आपका 2 जूल एनर्जी है, और इसकी जो एक्साइटेड स्टेट है उसकी एनर्जी जो है वो आपकी 6 जूल है ना बच्चों। मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना, ये चीज को फोकस में क्यों कर रहा हूँ। देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो इस ग्राउंड स्टेट में एनर्जी 2 जूल है और एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी 6 जूल है। अब ये आपका इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, मान लीजिए इसको 2 जूल एनर्जी मिल गई, और तो क्या ये अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके पास 2 जूल एनर्जी है, 2 जूल इसको एनर्जी और मिल गई, तो ये नहीं जा पाएगा। अब इसको 3 जूल एनर्जी मिलेगी तब भी नहीं जा पाएगा, इसको 3.5 जूल मिलेगी तब भी नहीं जा पाएगा, 3.6 जूल एनर्जी मिलेगी तब भी नहीं जा पाएगा, 3.9 जूल एनर्जी मिलेगी तब भी ये नहीं जा पाएगा, क्योंकि तभी भी इसकी एनर्जी जो है 5.9 जूल ही होगी। इसको एग्जैक्टली 4 जूल एनर्जी चाहिए, ये 4 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तब ये अपने एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। मतलब हम इसको दूसरे वर्ड में ऐसे बोल सकते हैं कि एनर्जी चेंज जो है वो ग्रेजुअली और कंटिन्यूसली नहीं होता, है ना, मतलब एनर्जी चेंज ग्रेजुअली और कंटिन्यूसली नहीं होता, ये एनर्जी चेंज जो है एब्रप्टली चेंज हो रहा है, मतलब तेजी से चेंज होता है, एब्रप्टली मतलब तुरंत चेंज होता है, और जैसे ही मतलब उस अमाउंट की एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को मिलती है, एक पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी उसको मिलती है जो एक्चुअल में क्या होता है उसके हायर एनर्जी लेवल के इक्वल होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है अपने हायर एनर्जी लेवल में जाता है। अदरवाइज
वो मिडिल कोई भी एनर्जी को लेके नहीं जा पाएगा, ठीक है। ओके, इसीलिए इस एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस, मतलब एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिलता है ना, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है। मतलब पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, वो हायर एनर्जी लेवल में गया और वहां पे कुछ देर ठहरने के बाद में फिर से एनर्जी को लूज करके वो अपनी ग्राउंड स्टेट में आ गया। और ये जो एनर्जी इसने लूज करी है वो एक्चुअल में स्पेक्ट्रम में लाइन की, मतलब वहां पे स्पेक्ट्रम में लाइन जो है वो वहां पे उसकी मिलती है। तो देखिए बोर मॉडल को हम अब इतने सारे पोस्टुलेट को समझा है। अब बोर मॉडल ने क्या किया था कि एक्चुअल में इसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को समझाया, सबसे पहली बात है स्टेबिलिटी ऑफ एटम को समझाया। तो दूसरा इसने क्या किया था, एक्चुअल में हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का एटॉमिक स्पेक्ट्रम दिया है ना, हाइड्रोजन के लिए जो एक्चुअल में एटॉमिक स्पेक्ट्रम दिया, ये इसने सक्सेसफुली एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया। दूसरी बात ये वाली है ना, फर्स्ट स्टेबिलिटी, दूसरा एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ये भी सक्सेसफुली दिया। तीसरी बात देखिए बच्चों, तीसरी बात ये है कि इलेक्ट्रॉन के पास में सर्टेन डेफिनेट एनर्जी लेवल होते हैं। ये बताया कि बोर एटॉमिक मॉडल ने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन कैन हैव सर्टेन डेफिनेट एनर्जी लेवल। तो देखिए मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये जो आपका है इसको आप n=1 मानिए, ये आपका ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट जो होती है वो बच्चों न्यूक्लियस के क्लोज होती है। किसके क्लोज होती है? न्यूक्लियस के क्लोज होती है। इसकी एक्चुअल में एनर्जी जो होती है वो मिनिमम एनर्जी होती है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी मिनिमम होती है एंड इट इज क्लोज टू न्यूक्लियस। हाइड्रोजन के लिए n की वैल्यू जो है 1 मानी जाती है ना। अब इससे ऊपर वाली जितनी स्टेट होती है वो सारी ही एक्साइटेड स्टेट होती है। कैसी होती है? एक्साइटेड स्टेट होती है। और इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n=2, n=3, ये वैल्यू हो सकती है। ये हायर एनर्जी वाली आपके लेवल होते हैं, है ना, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा बच्चों, एक पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, है ना, किसी भी सोर्स से जो सप्लाई हो रही है एनर्जी। इसके बाद में ये चला जाएगा अपने हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एनर्जी एब्जॉर्ब करके। इसके बाद में इस एक्साइटेड स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये एनर्जी को रिलीज करेगा। बच्चों ये मैंने बताया था आपको, ये E2 एनर्जी का लेवल मान लो, इस N2 की एनर्जी का लेवल E2 है और इसका E1 है। तो ये जो आपको डिफरेंस मिल रहा है, जो एनर्जी इसने रिलीज कर रही है कि ये वो एनर्जी रिलीज किस फॉर्म में करेगा? फोटोन की फॉर्म में। और फोटोन की एनर्जी क्या होती है? h न्यू, है ना, फोटोन की एनर्जी h न्यू होती है। ये किसके इक्वल होगी? E2 माइनस E1 के, है ना, E2 माइनस E1 के इक्वल होगी। इसको मैंने आपको बताया था डेल्टा E रिलीज एनर्जी या एब्जॉर्ब एनर्जी। ये रिलीज या एब्जॉर्ब एनर्जी जो है वो फोटोन की फॉर्म में होगी। ओके, और यही फोटोन की एनर्जी जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट पर इंप्रेशन डालेगी। इसके ऊपर जो हमको स्पेक्ट्रम मिले थे ना, इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, वो इस फोटोन की एनर्जी की वजह से मिले थे। और ये जो क्वांटम एनर्जी जो स्ट्राइक करती है फोटोग्राफिक प्लेट पर और वहां पे एक्चुअल में मतलब अपना इंप्रेशन लाइन के फॉर्म में डालती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए जो लाइन स्पेक्ट्रम मिला था, डिफरेंट लाइंस मिली थी स्पेक्ट्रम में, हमने देखा था ना। तो ये सब जो है h न्यू की वजह से होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे E2 माइनस E1 अपॉन h, ये आपको फ्रीक्वेंसी मिल गई। तो ये एनर्जी की वैल्यू जो है वो डेफिनेट एनर्जी की वैल्यू है, ठीक है। क्या है? डेफिनेट एनर्जी की वैल्यू है। E2 और E1 क्या है? एक डेफिनेट एनर्जी की वैल्यू है। और वैल्यू ये जो है आपकी फ्रीक्वेंसी, ये भी क्या होती है एक्चुअल में? इसकी भी फिक्स वैल्यू है, ठीक है। तो डिफरेंट एनर्जी लेवल जो होते हैं वो एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी एटम के लिए मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है, ठीक है। तो डिफरेंट एनर्जी लेवल जो है वो किसी एटम के लिए मतलब यूनिक होते हैं। चलिए इस चीज को मैं और भी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो स्पेक्ट्रम की लाइन होती है ना, वो लाइन जो होती है वो एक पर्टिकुलर, जैसे आपने इमिशन स्पेक्ट्रम देखा था, तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो कलर होता है, मैंने बताया था कि पर्टिकुलर कलर जो है पर्टिकुलर लैम्डा और पर्टिकुलर आपकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से एसोसिएट होता है। मैं इस चीज को यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो बच्चों देखिए यहाँ पे ये मैंने बताया कि ये फ्रीक्वेंसी जो है वो E2 माइनस E1/h होती है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को हम कैसे लिखते हैं, C/λ से भी लिखते हैं, है ना। फ्रीक्वेंसी को कैसे लिखते हैं, C/λ। तो C/λ इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, E2 माइनस E1/h, है ना। तो लैम्बडा क्या हो जाएगा आपका, लैम्बडा हो जाएगा hc/E2 माइनस E1, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। लैम्बडा को, लैम्बडा क्या होती है, वेवलेंथ होती है। तो यहाँ पे ये डेफिनेट एनर्जी लेवल है ना, डेफिनेट एनर्जी लेवल है। ये क्या करेंगे आपका, तो मतलब एक ट्रांजिशन स्टेट, ये डेफिनेट एनर्जी लेवल का मीनिंग क्या है बच्चों, यहाँ पे ये फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल, है ना, ये सेकंड एनर्जी लेवल, ये पहले एनर्जी लेवल की एनर्जी है ना। तो यहाँ पे ट्रांजिशन जो हो रहा है वो अलग अलग एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होगा, और जिससे क्या होगा, अलग अलग आपकी मतलब लाइट प्रोड्यूस करेगी, और उसकी वेवलेंथ जो होती है वो भी एक्चुअल में डेफिनेट वेवलेंथ होगी, है ना। तो हाइड्रोजन में हमको ये जो लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लाइन मिलती है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ मिलती है। तो मैं यहाँ पे आपको ये चीज को फिर से और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए बच्चों, मैंने आपको यहाँ बताया कि ये आपका सेकंड एनर्जी लेवल है, ये आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल है। इलेक्ट्रॉन सेकंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आया, तो लैम्डा क्या लिखी थी हमने, hc/E2 माइनस E1, ऐसा लिखा था। अब आप यहाँ सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन जो है पहले से तीसरे एनर्जी लेवल में गया और वहां से वापस आ रहा है, तो यहाँ पे ये तीसरा एनर्जी लेवल है ना, उसकी एनर्जी E3 से E1 में है। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसकी लैम्डा जो होगी इसकी लैम्डा के इक्वल थोड़ी होगी, वो लैम्डा डिफरेंस होगी, उसको लैम्डा डैश लिखेंगे। इसकी वैल्यू hc/E3 माइनस E1 होगा, है ना। तो यहाँ पे आपको एक डिफरेंट लाइन मिली जो डिफरेंट लैम्डा उस लाइन के साथ एसोसिएट है। अब आप यहाँ पे एक काम कीजिए, एक और एनर्जी लेवल की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है E1 से E4 एनर्जी लेवल में गया और वहां से वापस आया, तो यहाँ पे जो आपको लैम्डा मिलेगी वो लैम्डा डैश इन दोनों से डिफरेंट होगी, है ना, क्योंकि ये दूसरे एनर्जी लेवल में चला गया है इलेक्ट्रॉन। तो उसकी लैम्डा क्या होगी, E4 माइनस E1। तो यहाँ पे ये जो आपको लाइन मिल रही है, ये लाइन मिल रही है, ये लाइन मिल रही है, इन सबकी लैम्डा अलग अलग है, इन सबकी वेवलेंथ जो है वो आपको अलग अलग मिल रही है। तो डिफरेंट लाइन के साथ में डेफिनेट वेवलेंथ जो है वो एसोसिएट होती है, ठीक है। इसीलिए लाइन स्पेक्ट्रम जो आपको हाइड्रोजन का मिलता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट लाइन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लैम्डा पे आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइन मिलती है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, मैं फिर से उस स्पेक्ट्रम को आपको दिखा देता हूँ बच्चों, है ना। तो देखिए बच्चों, ये जो है ना मैंने दिखाया था, ये आपका हाइड्रोजन था ना, ये हाइड्रोजन का यहाँ पे एक लाइन मिल रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन की दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, ये बहुत सारी लाइनें मिल रही है ना स्पेक्ट्रम में। तो ये एक्चुअल में डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइनें मिल रही है, ये डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ जो है वो मतलब इस लाइन से एसोसिएट होती है। ओके बच्चों, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी अब तक। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, ये देखिए अब हम बात करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल से एक्साइटेड स्टेट से फिर से मतलब वो जंप करता है अपने ग्राउंड स्टेट पे, है ना। एक्साइटेड स्टेट से अपने ग्राउंड स्टेट पे जंप करता है, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट लाइन मिलती है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये देखिए ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, यहाँ पे n=1 दिखा है, ये सेकेंड एनर्जी लेवल है, ये थर्ड एनर्जी लेवल, ये 4 और ये फिफ्थ एनर्जी लेवल है। ये सारे ही डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल है। यदि इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट एनर्जी लेवल में यदि कहीं से भी आता है, ठीक है, किसी भी एनर्जी लेवल से यदि वो अपने n=1 में आता है, फर्स्ट एनर्जी लेवल में आता है, तो वहां पे एक्चुअल में उसमें जो लाइन मिलती है उस सीरीज को हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं बच्चों, लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज के लिए n जो है ग्राउंड स्टेट जो है वो हमेशा 1 होगा, n=1 होगा, और n2 जो है उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, n2 है ना। तो हायर लेवल जो है वो 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे ये जो है ये n=1 है, ये n=2 से इलेक्ट्रॉन 1 में आ रहा है,
ये 3 से इलेक्ट्रॉन 1 में आ रहा है, ये 4 से इलेक्ट्रॉन 1 में आ रहा है, ये 5 से इलेक्ट्रॉन 1 में आ रहा है। तो 1 में जो आ रहा है, तो यहाँ पे जो ये जो रीजन पड़ता है वो यूवी रीजन पड़ता है। कहाँ पे? अल्ट्रावायलेट रीजन में ये सारी आपको लाइन मिलेगी लाइमन सीरीज की। ओके, अब हम बात करते हैं बामर सीरीज की। बामर के लिए जो आपका ग्राउंड स्टेट होती है वो होती है N1 = 2। तो ये सेकंड एनर्जी लेवल जो होता है वो आपका ग्राउंड स्टेट होती है बामर सीरीज के लिए। और इसकी हायर एनर्जी लेवल क्या होगा? 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? इलेक्ट्रॉन 3 से आ सकता है 2 में, 4 से 2 में आ सकता है, 5 से आ सकता है, 6 से आ सकता है, किसी से भी आएगा, लेकिन आएगा कहाँ पे? आपको सेकेंड एनर्जी लेवल में। तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट हो गई। ये जो पड़ती है ये सारी लाइन आपको मिलेगी, वो मिलेगी विजिबल रीजन में। कहाँ मिलेगी? विजिबल रीजन में। और बामर ने सबसे पहले ये जो लाइन के बारे में बताया, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, बामर सीरीज है ना। फिर आप बात करते हैं पाचन सीरीज की। पाचन सीरीज में जो है ग्राउंड स्टेट होती है N1 होती है 3, है ना। और इसके बाद में N2 जो होती है, मतलब एक्साइटेड स्टेट कुछ भी हो सकती है, 4, 5 और 6। और ये 4, 5 और 6 से इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? 3 में आएगा, तो उसको बोलते हैं पाचन सीरीज। फिर उसके बाद में ब्रैकेट सीरीज के अंदर क्या होती है? ब्रैकेट में जो होता है कि ग्राउंड स्टेट जो होती है वो 4 होती है, और एक्साइटेड स्टेट जो होती है वो 5, 6, 7 कुछ भी हो सकती है। उसके बाद में नेक्स्ट सीरीज है फंड सीरीज, है ना। फंड सीरीज के लिए ग्राउंड स्टेट 5 होती है और एक्साइटेड स्टेट 6, 7, 8 होती है। अब ये तीनों सीरीज है, पाचन, ब्रैकेट और फंड, ये तीनों सीरीज इंफ्रारेड रीजन में मिलती है। कहाँ मिलती है? इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड रीजन के अंदर आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये लाइनें मिलती है। ओके, तो बच्चों यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि डिफरेंट लाइन जो होती है वो डिफरेंट एनर्जी लेवल से एसोसिएट होती है। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे बोर के मॉडल की हेल्प से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, है ना, हाइड्रोजन एटम के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? देखिए यहाँ पे इसके लिए एक फॉर्मूला है, दिया गया है En, है ना, इक्वल टू -RH1/n²। इस फॉर्मूले से हम एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को निकाल सकते हैं। तो n की वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है? 1, 2, 3, ये डिफरेंट वैल्यू हो सकती है। लेकिन हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, मतलब आपके पहले एनर्जी लेवल, दूसरे एनर्जी लेवल, तीसरे एनर्जी लेवल, इन सबकी हम एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, उसकी एनर्जी, ये सेकेंड एनर्जी लेवल है ना, ये सेकेंड ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी, थर्ड ऑर्बिटल है, ये फोर्थ ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इन सबकी एनर्जी जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से। ओके, तो बच्चों देखिए कैसे हम यहाँ पे R जो है ना, ये RH क्या होता है? RH होता है रीडबर्ग कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? रीडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 2.18 इंटू 10⁻18 जूल, ये वैल्यू होती है ना। तो अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट पे कितनी एनर्जी होती है। यदि आपसे पूछा जाए कि ग्राउंड स्टेट पे हाइड्रोजन की एनर्जी मतलब कितनी होती है, ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी कितनी होती है, ठीक है, तो n=1 के लिए यदि पूछा जाए आपको एनर्जी, ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी, है ना, तो E1 लिखेंगे और RH की जगह में क्या लिखूंगा? 2.18 इंटू 10⁻18 और n² की जगह पे क्या लिखूंगा? 1/1 का स्क्वायर, तो ये 1 ही होता है। तो आपकी ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी आ जाएगी? -2.18 इंटू 10⁻18। अब आपसे पूछा जाए कि जो सेकेंड ऑर्बिटल है ना, n=2, वहां पे मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी हाइड्रोजन एटम के लिए? तो उसको लिखेंगे E2 -2.18 इंटू 10⁻18, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी -0.54, ठीक है, इंटू 10⁻18 जूल। तो ये एनर्जी आपको मिलेगी, है ना। तो आप वेरियस एनर्जी लेवल की आप एनर्जी निकाल सकते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, है ना।
तो ये n जो है वो बच्चों n इजिकल टू 1, 2 और n इजिकल टू 3 हमने लिखा, ये सारी ही एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब बच्चों मैंने आपको यहाँ बताया कि ये हाइड्रोजन की जो एनर्जी होती है, सॉरी, ये जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, यहाँ पे मैंने माइनस साइन यूज किया है ना, ये एनर्जी के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे भी माइनस साइन यूज किया एनर्जी के लिए। तो एक्चुअल में क्या होता है कि एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, वो नेगेटिव वैल्यू क्यों होती है उसकी, है ना। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वाई द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए एक्चुअल में क्या है, नेगेटिव वैल्यू का मीनिंग होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है एटम के अंदर, वो एक्चुअल में उसकी एनर्जी कम है, ठीक है। तो किसकी तुलना में कम है? फ्री इलेक्ट्रॉन की तुलना में। किसकी तुलना में? फ्री इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन फ्री है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम में न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक्चुअल में क्या है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको फ्री है, ठीक है। तो बच्चों इस फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है ना, इसीलिए इसकी वैल्यू को हम नेगेटिव लिखते हैं। अब देखिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बहुत दूर है ना। तो मतलब इट इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो इसकी एनर्जी को, फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को माना जाता है जीरो। क्या माना जाता है? जीरो। अब तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आता है ना, न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आ रहा है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वर्क डन करेगा आने के लिए। वर्क डन करेगा तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा, है ना, एनर्जी रिलीज करेगा। तो अब इसकी ऑलरेडी एनर्जी जीरो है, ये एनर्जी रिलीज करेगा, तो इसकी एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? नेगेटिव में हो जाएगी। अब ये जितना पास में आएगा उतनी एनर्जी रिलीज करता जाएगा, है ना। तो एनर्जी की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो न्यूक्लियस के जितना पास में होगा इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी, ठीक है। और जितना दूर होगा उतनी एनर्जी उसकी ज्यादा होगी। ओके बच्चों, इसीलिए इसकी एनर्जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में दिखाई जाती है, लिखी जाती है। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि ये बोर की जो थियरी है, बोर का थियरी जो होती है वो हाइड्रोजन के ऊपर एप्लीकेबल है। इसके अलावा भी एक्चुअल में वन इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कंपाउंड जो है उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है। जैसे वन इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग आपके कंपाउंड कौन कौन से, एलिमेंट कौन कौन से, हीलियम प्लस वन, है ना, लिथियम प्लस टू और बेरिलियम प्लस थ्री। ये सब एक्चुअल में वन इलेक्ट्रॉन रखते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन रखते हैं जैसे हाइड्रोजन। तो इनकी भी, इनके लिए भी ये थ्योरी जो है बोर की वो एप्लीकेबल है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है एक्चुअल में, हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है, इन सब के लिए जो एटॉमिक नंबर जो है इनका डिफरेंट डिफरेंट होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 2। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब में एक ही है। तो इसकी एनर्जी कैसे लिखी जाएगी? इसकी एनर्जी इस तरीके से लिखी जाएगी, यहाँ पे एक्चुअल में एटॉमिक नंबर का भी रोल आ रहा है ना। तो उसको ऐसे लिखते हैं 2.1 माइनस 2.18 इंटू 10 टू पावर माइनस 18। उसके लिए लिखा गया था ओनली एन स्क्वायर, जेड की वैल्यू 1 थी यहाँ पे, लेकिन हम जेड ऐसे लिखेंगे और ये वैल्यू जो है जूल में आएगी। तो ये आपका सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए हम किसी के भी लिए एनर्जी की वैल्यू इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, एन स्क्वायर बाई जेड। ओके, बच्चों ये तो होगी एनर्जी, है ना। अब हम बात करते हैं रेडियस की। तो हम जो रेडियस की बात करते हैं, रेडियस है ना, तो इस रेडियस को हम क्या बोलते हैं? बोहर रेडियस, ठीक है। तो बोर की रेडियस जो है, बोर ने क्या किया एक्चुअल में, जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर एक ऑर्बिट के अंदर सर्कुलर कर रहा है ना, तो उसकी रेडियस को भी उसने फाइंड आउट किया था। एनर्जी को फाइंड आउट किया, रेडियस को भी फाइंड आउट किया। तो उसकी रेडियस देखिए कैसे दी जाती है। ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, इसकी रेडियस क्या होगी, है ना। तो देखिए मैं इसकी रेडियस निकालने का फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? आर एन इज इक्वल टू
ए नॉट एन स्क्वायर, ये आपका रेडियस, हाइड्रोजन के लिए रेडियस का फॉर्मूला है ना। ए नॉट जो है उसकी वैल्यू होती है 52.9 पिकोमीटर, क्या होती है 52.9 पिकोमीटर। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप यदि रेडियस आपको इसकी निकालनी है, यदि इलेक्ट्रॉन n इजिकल टू 1 में है ना, फर्स्ट ऑर्बिटल में है, फर्स्ट शेल में है, तो उसकी रेडियस क्या लिखे, कैसे लिखेंगे आप, r1 इजिकल टू ए नॉट की जगह मैं लिखता हूँ 52.9 इंटू एन की जगह क्या लिखूंगा 1 और 1 का स्क्वायर, तो रेडियस आ जाएगी 52.9 पिकोमीटर। ओके, अब आपको यदि n2 की रेडियस पूछे, यदि यहाँ पे यदि इलेक्ट्रॉन आपका सेकेंड ऑर्बिट के अंदर सर्कुलेट कर रहा है ना, रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी रेडियस क्या होगी, तो उसको लिखेंगे n2 r2, सॉरी क्या लिखेंगे बच्चों, r2 इजिकल टू क्या होगा 52.9 इंटू 2 का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, जो भी आएगी वो आपकी सेकेंड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की रेडियस आ जाएगी। अब देखिए हम यहाँ पे बोर ने क्या किया, वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, है ना, अलग अलग ऑर्बिटल के अंदर, उसकी वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी तक तो हमने एनर्जी फाइंड आउट की, रेडियस फाइंड आउट की, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला दिया गया था वो ये था 2.19 इंटू 10⁶ Z/N, ये था मीटर पर सेकेंड। इस फॉर्मूले से हम एक्चुअल में वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 रखेंगे और बाकी जो है सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, उसके लिए जेड की वैल्यू जो है उस स्पीशीज की मतलब एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। तो रेडियस के लिए मैं बताना भूल गया था, ये रेडियस के लिए क्या लिखेंगे, यदि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज है अदर देन हाइड्रोजन, जिसके जेड की वैल्यू जो है वो डिफरेंट है, तो उसको हम लिखते हैं ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कंपाउंड के लिए रेडियस है। ठीक है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कंपाउंड के लिए आपका क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज के लिए वेलोसिटी की वैल्यू है। तो बच्चों ये चीज समझ में आ गई आपको। बच्चों यहाँ पे देखिए हम वेलोसिटी के बारे में बात करें ना, तो यहाँ एक नई चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये वेलोसिटी जो है वो क्या था 2.19 या 2.1 इंटू 10⁶ Z/N, है ना, ये आपको मिला Z/N। ओके, अब देखिए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है वो यदि चार्ज जितना ज्यादा होगा वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, मतलब चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूक्लियस का जितना ज्यादा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा, है ना। और मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है जितना पास में सर्कुलेट करेगा, है ना, मतलब फर्स्ट ऑर्बिटल में सर्कुलेट करेगा वेलोसिटी ज्यादा होगी, सेकंड ऑर्बिटल में सर्कुलेट करेगा वेलोसिटी कम होगी, थर्ड में करेगा उससे कम वेलोसिटी होगी, मतलब ये धीरे धीरे रिवॉल्व करेंगे। जबकि फर्स्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करेगा वो ज्यादा स्पीड से सर्कुलेट करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज्यादा है ना, तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा है, तो ये ज्यादा तेजी से सर्कुलेट करेंगे, है ना। और देखिए जितना दूर रहेगा वहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू जितना ज्यादा रहेगा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने v क्या लिखा था, v प्रोपोर्शनल टू Z/N, ऐसा था ना बच्चों। ये देखिए, तो यहाँ पे n की वैल्यू जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी कम, मतलब न्यूक्लियस से जितना दूर आपका इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही स्लोली रिवॉल्व करेगा, मतलब उतना ही स्लोली जो है वो आपका स्पीड से, स्लो स्पीड से क्या करेगा, मतलब रिवॉल्व करेगा। ओके, और जितना पास में होगा न्यूक्लियस के, मतलब अंदर के ऑर्बिटल में होगा, उतना ही फास्ट जो है मूव करेगा। चीज समझ में आ गई बच्चों आपको। अब हम बात करते हैं, देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं कि लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करते हैं हम, है ना। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, है ना, क्या लिखेंगे हम, एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ
हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए लाइन स्पेक्ट्रम को कैसे एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पे देखिए हम इस चीज को फिर से समझते हैं इसको। यहाँ पे ये आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल है, इसकी एनर्जी E1 है, और यहाँ पे सेकंड एनर्जी लेवल है, इसकी एनर्जी E2 है। अब हम यहाँ पे E1 E2 नहीं मान के क्या करते हैं, इनिशियल ऑर्बिटल और फाइनल ऑर्बिटल मान लेते हैं, है ना। ये तो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे इनिशियल ऑर्बिटल की आपकी एनर्जी को EI और फाइनल ऑर्बिटल की एनर्जी को EF से डिनोट करते हैं। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो है इनिशियल ऑर्बिटल से फाइनल ऑर्बिटल में क्या करता है, जंप करता है एनर्जी एब्जॉर्ब करके। ठीक है, ये जंप किया इलेक्ट्रॉन ने। अब यहाँ से ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया और वहां से ये क्या करेगा बच्चों, फिर से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा और ये एनर्जी जो है वो क्या करेगा, रिलीज कर देगा, इमिट कर देगा एनर्जी को। ओके, अब मैं यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस कैसे लिखूंगा बच्चों, एनर्जी का डिफरेंस लिखूंगा E फाइनल माइनस E इनिशियल, ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे जो E फाइनल की वैल्यू बच्चों कैसे लिखेंगे हम, रिडबर्ग कांस्टेंट के हिसाब से। E फाइनल मतलब इसकी एनर्जी हम जो है ना, फाइनल ऑर्बिट की एनर्जी कैसे लिखेंगे, इसको लिखते हैं RH 1/n फाइनल स्क्वायर, ऐसे ही लिखी थी। और E इनिशियल ऑर्बिटल की आपको एनर्जी कैसे लिखेंगे, RH 1/n इनिशियल का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू E फाइनल E इनिशियल की आपकी इस डेल्टा E के अंदर हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ वैल्यू। तो डेल्टा E क्या हो जाएगा आपका, RH है ना, 1/, ये वैल्यू RH की वैल्यू नेगेटिव में, यहाँ पे बच्चों नेगेटिव साइन है, n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। अब ये माइनस की वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये माइनस इसके साथ में माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा। इस प्लस को आगे लिख देते हैं, इस माइनस को इधर लिख देते हैं और ये माइनस का साइन हटा देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, RH 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर। ओके, ये आपकी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब एनर्जी है ना। अब बच्चों यहाँ पे RH की वैल्यू पुट कर दीजिए, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं ना, ये RH की वैल्यू पुट कीजिए। RH की वैल्यू क्या थी, हमने बताया था जूल में 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, ये था 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर, ये आ गया आपका। मैं इस चीज को फिर से लिख देता हूँ बच्चों, यहाँ देखिए डेल्टा E जो है वो आपको मिला 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल 1/n इनिशियल माइनस 1/n फाइनल। मीनिंग ये है कि n इनिशियल n फाइनल मतलब है कि किसी भी ऑर्बिटल से किसी भी ऑर्बिटल में वो जा सकता है। ठीक है, उसके लिए अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन आपका हायर एनर्जी लेवल में गया और वहां से फिर से वापस आया, तो वो एक्चुअल में एनर्जी रिलीज करता है, वो एनर्जी फोटोन की फॉर्म में करता है ना। तो फोटोन की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है, तो वो एनर्जी, फोटोन की एनर्जी कितनी होती है बच्चों, h न्यू के इक्वल होती है ना, ये बताया था मैंने। तो डेल्टा E की वैल्यू क्या होगी, h न्यू के इक्वल होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेल्टा E इक्वल टू h न्यू। अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी को कैसे लिखेंगे, डेल्टा E/h ये लिख देंगे। यहाँ पे फिर से न्यू क्या लिखेंगे हम, डेल्टा E/h। तो डेल्टा E की ये वैल्यू एज इट इज लिख देंगे हम यहाँ पे बच्चों, ये डेल्टा E की वैल्यू, और नीचे प्लैंक कांस्टेंट से हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये वैल्यू थी 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल अपॉन 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर डिवाइडेड बाई प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है बच्चों, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 ये वैल्यू है। अब यहाँ पे इसको जब हम काट छाट करेंगे, इसमें इससे डिवाइड करेंगे, तो ये आएगी 3.29 इंटू 10⁻15 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर। ये आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी, क्या आ गई फ्रीक्वेंसी।
ओके, अब हम इसको फ्रीक्वेंसी भी आपने निकाल ली है ना, इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी इमिट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की उस जो एनर्जी इमिट कर रहा है उससे कितनी फ्रीक्वेंसी एसोसिएट है वो आपको मिल गई। अब हम यहाँ पे वेव नंबर की बात करते हैं, या फिर हम वेवलेंथ की भी बात कर सकते हैं। वेवलेंथ को हम लैम्बडा से दिखाते हैं और वेव नंबर को 1/लैम्बडा से लिखते हैं। तो यहाँ पे 1/लैम्बडा या वेव नंबर निकाल सकते हैं। ये वेव नंबर क्या होता है बच्चों, देखिए सी इक्वल टू क्या होता है, सी क्या है एक्चुअल में, स्पीड ऑफ लाइट है ना, न्यू इंटू लैम्बडा है ना, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ये होता है सी। अब यहाँ पे आप लैम्बडा को नीचे ले लो, यहाँ पे सी अपॉन लैम्बडा ले लो, तो मैं यहाँ 1/लैम्बडा लिख दूं है ना, और न्यू अपॉन सी लिख दूं, तो ये 1/लैम्बडा ही आपका क्या होता है, वेव नंबर होता है। क्लियर, तो वेव नंबर क्या होगा आपका, फ्रीक्वेंसी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट क्या है, वेव नंबर है ये, है ना। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो मैं ये वैल्यू ऐसे का ऐसे लिख दूं, और स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, इससे इसको डिवाइड कर दूंगा तो आपको वेव नंबर मिल जाएगा। तो देखिए मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ से ले रहा हूँ, यहाँ से ले रहा हूँ ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है ना। ओके बच्चों, देखिए तो फ्रीक्वेंसी क्या थी, 3.29 × 10⁻15 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दो, 3 × 10⁸, इससे डिवाइड कर दो। इसको जब आप करेंगे सॉल्व तो ये वैल्यू आएगी 1.09677, ठीक है, इंटू 10⁻7 आएगा 1/, यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर। ओके, तो ये वेव नंबर आ गया आपका, या फिर आप यहाँ से लैम्बडा भी निकाल सकते हैं। ओके, अब बच्चों ये चीज आपको समझ में आ गई, वेव नंबर हमने निकाल लिया है ना। अब यहाँ पे एक चीज और समझते हैं हम, देखिए ये आपका इलेक्ट्रॉन जो है ये इनिशियल से फाइनल एनर्जी लेवल में जा रहा है ना, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके जा रहा है, और ये फिर से जब आ रहा है तो ये एनर्जी क्या कर रहा है बच्चों, रिलीज कर रहा है ना, E2 से E1 में आ रहा है तो एनर्जी रिलीज कर रहा है। देखिए तो जब ये एनर्जी रिलीज, पहले इस केस को समझते हैं ना, इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन है ना, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा आपका, ये जो है ये एनर्जी लेवल क्या है, एन फाइनल लिखेंगे, इसको एन इनिशियल लिखेंगे। तो इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है बच्चों, एन फाइनल की वैल्यू एन इनिशियल की वैल्यू से ज्यादा होती है। तो जब ये वैल्यू ज्यादा होगी है ना, तो देखो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये जो है ना फैक्टर एन इनिशियल का स्क्वायर माइनस एन फाइनल का स्क्वायर, ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। जब एन फाइनल माइनस एन इनिशियल जो है, यदि ये ज्यादा होगा इससे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसका मीनिंग है कि डेल्टा ई की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी है ना, इसका मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ओके, तो डेल्टा ई क्या होता है बच्चों, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ये वैल्यू कब पॉजिटिव आएगी, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। क्लियर, तो ये एनर्जी ज्यादा होगी, इससे फाइनल की एनर्जी इनिशियल से ज्यादा होगी, तभी तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो ये वैल्यू पॉजिटिव कैसे आएगी, आपकी एन फाइनल जो है वो एन इनिशियल से ज्यादा है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ जाएगी। ओके, तभी आपका एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। अब इस केस में देखते हैं, जब ये एनर्जी इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या करता है बच्चों, एनर्जी रिलीज करता है, तब क्या होगा आपका एन फाइनल जो है वो एन इनिशियल से कम होगा है ना, एन फाइनल जो है वो एन इनिशियल से कम होगा इसकी वैल्यू। तब क्या होगी, 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर, ये वैल्यू जो है वो इट बिकम नेगेटिव, ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तब डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर, डेल्टा ई की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि इसकी सीधा मल्टीप्लीकेशन जो है रीडबर्ग कांस्टेंट से, और मैंने नेगेटिव साइन को अंदर लेके ये अरेंज करके बताया था आपको। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, डेल्टा ई की वैल्यू नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है बच्चों, कि ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, यही होता है ना। तो इसकी वैल्यू जब नेगेटिव आएगी, इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों, कि एनर्जी रिलीज हो रही है।
तो बच्चों आज के लिए इतना ही। होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा बच्चों। यदि आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं आपके लिए और बढ़िया से वीडियो बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।